Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss NET 2021 paper from Unit 2 Accounting and Auditing. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So let's start with the video. Question 1. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion कहता है quick ratio is a more penetrating test of liquidity than the current ratio, yet a high quick ratio does not necessarily imply sound liquidity. सबसे पहले तो quick ratio क्या होता है? देखिए, जो हमारी करंट रेशियो होती है उसमें जो अब हम करंट एसेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटीज से, क्विक रेशियो में करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री और हम प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है माइनस करके क्विक रेशियो कैलकुलेट करते हैं. तो क्विक रेशियो जो है वो यहाँ पर कह रहा है इट इज़ अ मोर पेनिट्रेटिंग टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी. ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने वहाँ पर माइनस कर दिए हैं वो चीज़ें. येट अ हाई क्विक रेशियो डज नॉट नेसेसरली इम्पाउंड साउंड लिक्विडिटी. तो ये असर्शन जो है वो ट्रू है. अब इसका रीज़न देखते हैं कि वो रीज़न क्या कह रहा है. अ कंपनी विद अ हाई वैल्यू ऑफ क्विक रेशियो कैन सफ़र फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स इफ़ इट हैज़ स्लो पेइंग डाउटफुल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन आउटस्टैंडिंग डेटर्स. अगर डेटर्स आपको टाइमली पे नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं पेमेंट में, तो ऑब्वियसली आपकी लिक्विडिटी जो है वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो ये असर्शन का बिल्कुल ठीक रीज़न जो है वो यहाँ पर दिया गया है. तो इस बेसिस पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Next question is A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. D is admitted for 1/6 share and C should retain his original share. The sacrificing ratio of A and B will be. तो देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है. D एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं जिसको शेयर दिया जाएगा 1/6 और C अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा. ओल्ड शेयर उसका था 3:2:1 में 1/6. तो सी अभी भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी वो अपना ओल्ड शेयर रिटेन करेगा, मतलब उसका शेयर जो है वो 1/6 ही रहेगा. ठीक है. डी का हमें ऑलरेडी 1/6 गिवन है, सी का ए रहेगा. तो अब हमें निकालना है ए और बी कितना सेक्रीफाइस करेंगे. तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले तो निकालते कैसे हैं. ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट. ओल्ड रेशियो 3:2:1 है और सी अपना शेयर रिटेन करेगा 1/6. डी का शेयर है 1/6. तो अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो अब ए और बी का कितना शेयर रह गया जब डी को नया पार्टनर बनाया गया और सी अपना ओल्ड शेयर रिटेन कर रहा है. 1 में से हमने सी और डी का जो है माइनस कर दिया. दोनों का 1/6 था वो माइनस कर दिया. तो मतलब ए और बी के लिए बचा यहाँ पर 4/6 शेयर. तो अब ए का नया शेयर कितना होगा. 4/6 ये दोनों का है ए और बी. तो इसको अब हम न्यू शेयर कैसे निकालेंगे. जो उनकी ओल्ड रेशियो थी 3:2 उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 4/6 इंटू 3/5 हमारे पास 12/30 आ गया. सिमिलरली हमने 20 शेयर के साथ किया है. 4/6 रिमेनिंग शेयर था और 2/5 उसका पुराना शेयर था. तो उसी रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं. 4/6 को हम ओल्ड ए और बी की जो रेशियो थी उसमें डिवाइड कर रहे हैं. तो उस बेसिस पर बी का शेयर आ गया 8/30. तो अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए. ओल्ड शेयर जैसे आप ऊपर फॉर्मूला देख रहे हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो ओल्ड शेयर था ए का 3/5 और न्यू हमने निकाला 12/30. तो इस बेसिस पर 6/30 आ गया. सिमिलरली हमने बी का कैलकुलेट किया और हमारे पास 4/30 आ गया. सो 6:4 मतलब 3:2 जो है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो आ गई. तो ये देखिए यहाँ पर 3:2 जो है वो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम 3:2. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ होल्डिंग कंपनी ऑल pre-acquisition profits or losses of the subsidiary company are dash, while all post-acquisition profits or losses of the subsidiary company are. तो मतलब एक्विजिशन होने से पहले जो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, और एक्विजिशन के बाद जब वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है तो वो क्या होते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी कैपिटल प्रॉफिट्स और लॉसेस. बिफोर एक्विजिशन मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को हम कैपिटल प्रॉफिट्स और लॉसेस कहते हैं और पोस्ट एक्विजिशन को हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स और लॉसेस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोर्सेज ऑफ द इंडियन गैप इंक्लूड. सबसे पहले गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो ये इसके सोर्सेज क्या हैं.
हमारे पास ऑप्शंस हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, नोटिफिकेशंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ICAI's प्रोनाउंसमेंट्स। तो देखिए सबसे पहले तो चारों हो नहीं सकता क्योंकि नीचे आपको कोई ऑप्शन नहीं गिवन है, या तो कोई 2 होंगे या 3 होंगे। अगर इन सब में से देखें तो सबसे जो नहीं ऑप्शन लग रही है वो है नोटिफिकेशंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जनरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इसको लेके नोटिफिकेशन इशू नहीं करती है, ठीक है। तो बी हट गया। अब बाकी ऑप्शंस जो बची वो हमारी बिल्कुल ठीक बैठ रही हैं। देखिए बी हट गया है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 वो भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो भी है, और ICAI टाइम टू टाइम जो है वो प्रोनाउंसमेंट्स देता रहता है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगी A, C एंड D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब आपको यहाँ पर इंड AS स्टैंडर्ड्स दिए हैं और वो किस बारे में है वो दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं, ये सिंपल एक लर्निंग क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तभी आप इसको कर सकते हो। फर्स्ट है इंड AS1। तो इंड AS1 जो है इट इज़ अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर इंड AS29 जो है वो है अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 37 जो है इट इज़ अबाउट प्रोविजंस, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटिंजेंट एसेट्स। और लास्ट हमारा बचा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपका 110 उसमें है। तो हमारी इसकी करेक्ट ऑप्शन हो गई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ फर्म व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो एंड द प्रॉफिट। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो को हम PV रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एक तरह से PV रेशियो कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो गिवन है सेल्स 1 लाख, फिक्स कॉस्ट 20,000 और ब्रेक इवन पॉइंट 40,000। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको 40,000 गिवन था, फिक्स कॉस्ट 20,000, कंट्रीब्यूशन हमें कैलकुलेट करना है सेल्स 1 लाख। तो हमने फॉर्मूला को लगाकर और कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिया 50,000। तो अब हम अपनी कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब PV रेशियो निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला फॉर इट इज़ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो हमारे पास CS रेशियो आ गई 50%। अब हमें साथ में अब हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने लिया है फिक्स कॉस्ट। अब सिंपली ले सकते हैं फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट करते हैं हम, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल कॉस्ट की जगह इसको CS रेशियो ले लिया है, तो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो 30,000 आ गया है। तो CS रेशियो 50% है और प्रॉफिट 30,000 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर 2, CS रेशियो 50% एंड प्रॉफिट 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following order is followed in the issue of shares under the fixed price offer method। तो इसके अंदर अब हमसे फिक्स प्राइस ऑफर मेथड के अंदर जो प्रोसीजर है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए फिक्स प्राइस ऑफर मेथड के अंदर क्या होता है, जो कंपनी पब्लिक जा रही है, ठीक है, वो एक प्रेजेंट करती है, मतलब एक प्राइस फिक्स प्राइस रखती है कि हम इस प्राइस पे अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो शेयर सेल करेंगे। सो बिफोर द कंपनी गोज पब्लिक इन्वेस्टर्स को पता होता है कि शेयर प्राइस क्या है, ठीक है। तो इस बेसिस पर जब हम IPO निकालते हैं तो वो हमारा फिक्स्ड प्राइस ऑफर मेथड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पर जो है वो प्रोसीजर बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम मर्चेंट बैंकर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो हमें हेल्प करेगा इशू में। फिर हम अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। फिर हमारे पास आएगा एप्लीकेशन मनी, ठीक है। उसके बाद हम जो है अलॉट कर देंगे शेयर्स और शेयर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इशू कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको मेथड के बारे में नहीं भी पता तो आप अगर ऑप्शंस देखेंगे तो भी आप बता सकते हैं कि करेक्ट जो है वो क्या होगा। तो इनमें से हमारी ऑप्शन अब बन रही है CA B E D, ठीक है, ये हमारी ऑप्शंस बन रही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 CA B E D। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following is a structured review of the system and procedures of an organization in order to evaluate whether they are being conducted efficiently and effectively। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखकर ही पता चल रहा है। इसका आंसर जो है वो होगा मैनेजमेंट ऑडिट।
देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट एक इंडिपेंडेंट और सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस का, उसको हम मैनेजमेंट ऑडिट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इवैल्यूएट करते हैं इफ़ेक्टिवनेस, जो बिज़नेस की इफ़ेक्टिवनेस, उसकी अकम्पलिशमेंट्स, उसको इवैल्यूएट करते हैं कि पहले मतलब यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम मिस्टेक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएँ मैनेजमेंट प्रोसेसेस में, और उनमें हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ये बता पाएँ। सो द आंसर इज़ मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। सबसे पहले है फिक्स्ड कॉस्ट विल टेंड टू रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज्ड फॉर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी कभी भी चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है। सेकंड बोल रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट, ये भी ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल अमाउंट में कांस्टेंट नहीं रहती है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। फिर है देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन प्राइसिंग पॉलिसी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम और कंपटीशन, ये भी एकदम करेक्ट है। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट की भी एग्जाम्पशन देखें तो उसमें भी आता है। और लास्टली है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म में इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए, जब भी हम एजम्पशंस लेते हैं ना, एजम्पशंस में हम हर चीज़ में कांस्टेंट लेते हैं, किसी भी चीज़ को कांस्टेंट लेते हैं, और यहाँ पर वो कह रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये तो हमारी एजम्पशन हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर हमारी जो करेक्ट ऑप्शंस है वो हैं ए, बी और सी। द करेक्ट आंसर विल बी A, B and C. Next question is, which among the following are generally accepted methods of accounting for price level changes? हमें यहाँ मेथड्स दिए हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, करंट परचेजिंग पावर मेथड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। इसमें से सी और ई जो है वो हमारे प्राइस लेवल चेंजेस के मेथड ही नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन बची है ए, बी और डी। ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन हमें नीचे ऑप्शंस में कहीं भी ए, बी और डी नहीं गिवन है। जो सबसे सुटेबल यहाँ पर बैठ रहा है वो बैठ रहा है बी एंड डी ओनली, तो यही इसका एज पर आंसर की करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है CCA मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, किसने रिकमेंड किया था CCA? CCA इज करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, तो ये किसने रिकमेंड किया था? ये सैंडिलैंड्स कमिटी ने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 रिवाइज्ड वन हैज़ बिकम मैंडेटरी विद इफेक्ट फ्रॉम अकाउंटिंग पीरियड्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2001 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है इट इज़ अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर जो है 3 तरह की आपको लेवल्स दिए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के अंदर वो एंटरप्राइजेस की लिस्ट दी गई है कि उसमें से कौन कौन सी कंपनीज़ पे ये एप्लीकेबल है। तो अगर आपको वो लिस्ट याद है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेज हुज टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड्स 50 करोड़। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। अब जो हमारी अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है उसमें बेसिकली क्या होता है, ये तब अराइज होता है जब हमें कोई स्टैचुरी रिजर्व जो हैं वो मेंटेन करने होते हैं ट्रांसफरी कंपनी को। ठीक है, जो पहले ट्रांसफर कंपनी मेंटेन करती थी। तो मेरी इस एक्सप्लेनेशन में ही इसका आंसर है, जो कि है मैंने आपको कहा स्टैचुरी रिजर्व्स को, तो इसका आंसर है स्टैचुरी रिजर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव पर्पसेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला गया है यहाँ पर, मेजरमेंट, कंट्रोल, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है इसमें बेसिकली क्या होता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें हम कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो जो डिफ़र करता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, वो बेसिकली इस वे में डिफ़र करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्टाफ के थ्रू यूज़ होता है, क्योंकि हमें इवैल्यूएट करना होता है। तो इस बेसिस पर हमारी जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो है मेजरमेंट, कंट्रोल एंड ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। क्योंकि डिसीजन मेकिंग है तो ऑल्टरनेटिव चॉइसेस भी आएगा, पर रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर नहीं होता है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है A, B, D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एनी सम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स to make up deficiencies of capital at the time of dissolution shall be applied in the following manner or and order। मतलब जब भी एक कंपनी
कंट्रीब्यूट करती है ना, मतलब उसके बंद होने के टाइम पर, तो किस सीरीज़ में, किस सीक्वेंस में जो है वो पेमेंट की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल। देन वी हैव इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। देन इन पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टीज। ये पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये सबसे पहले जो है ये यही होगा, क्योंकि सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़, वो भी सिक्योर्ड जो होती हैं, उनको पे किया जाता है। यहाँ पर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, लेकिन हम आउटसाइड पार्टीज़ को पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है यही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है डिवाइडिंग अमंग द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स। ये हमारी लास्ट ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि जो भी बचता है सबको पे करने के बाद जितना भी अमाउंट बचता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में। तो ये हमारी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हो गई। अब ए और बी में हमें चूज़ करना है पहले कौन सा आएगा। तो पहले देखिए, जो उन्होंने कैपिटल से अलग अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है पहले वो पे किया जाएगा, उसके बाद जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है वो पे किया जाएगा। तो हमारा यहाँ सीक्वेंस हो गया CABD, विच इज़ आर फोर्थ ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The net profits of a partnership business after providing for income tax for the last 5 years were 80,000, 1 lakh, 1,20,000, 1,25,000 and 2 lakh. The capital employed in the business is rupees 10 lakh and the normal rate of return is 10%. The value of goodwill on the basis of the annuity method, taking the present value of the annuity of rupee 1 for 5 years at 10% is 3.7907. तो बेसिकली आपको यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो कैपिटल बिजनेस में लगाई गई वो 10 लाख है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होना चाहिए ये हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें 10% गिवन था। तो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 1 लाख होना चाहिए। लेकिन जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हैं, हमें क्वेश्चन में 5 साल के प्रॉफिट्स दिए थे, उस बेसिस पर हमारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं 1,25,000। तो हमारे पास एक्सेस प्रॉफिट्स हो रहे हैं। एक्सेस प्रॉफिट कितने हो रहे हैं? 25,000। एवरेज प्रॉफिट्स में से हमने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया है, जिसको हम सुपर प्रॉफिट कह रहे हैं। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और उसके लिए हमें एन्यूटी गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा जो लगेगा वो लगेगा सुपर प्रॉफिट्स इंटू एन्यूटी रेट, दैट मीन्स 25,000 इंटू 3.7907। तो हमारे पास आ जाएगा 94,770। ठीक है, देखिए इसको ऑब्वियसली एग्जाम में ये जो कैलकुलेशन है ये करनी थोड़ी मुश्किल है। तो इसका एक आसान तरीका क्या है, आपको 25,000 इंटू 3.8 करना है अराउंड। देखिए 25,000 इंटू 3 75,000 होता है, 25,000 इंटू 4 1 लाख होता है। तो एक तरह से हमारा जो आंसर है वो किसके बीच में आना चाहिए? 75,000 और 1 लाख के बीच में आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर हमने अराउंड 3.8 से मल्टीप्लाई किया है। 3.8 का मतलब है आपका आंसर नियरली 1 लाख के अराउंड आएगा। तो जब सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो ये है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी कैलकुलेशंस में कि आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है, जब हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंशिएशन है ऑप्शंस में, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस द परचेजिंग कंपनी अग्रीज टू एक्ट एज द एजेंट ऑफ द वेंडर फॉर कलेक्शन ऑफ द बुक डेट्स इन द बुक्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी, द अमाउंट ऑफ डेटर्स शुड बी क्रेडिटेड टू। थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जब एक परचेजिंग कंपनी एक वेंडर कंपनी को खरीदती है तो जनरली क्या होता है, वो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को टेक ओवर कर लेती है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को खरीद रही है तो वो क्या कर रही है, वो परचेजिंग कंपनी जो है वेंडर कंपनी के एजेंट की तरह एक्ट कर रही है। किस लिए? फॉर द कलेक्शन ऑफ बुक डेट्स। मतलब वेंडर कंपनी जो है उसके बिहाफ पर परचेजिंग कंपनी जो है एज एन एजेंट उसकी क्रेडिटर्स और डेटर्स से लायबिलिटी जो है, क्रेडिटर्स और डेटर्स से मनी कलेक्ट कर रही है। तो जो पैसा आपको डेटर्स से मिलेगा वो पैसा आप क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दोगे। तो ऐसे में जो अमाउंट ऑफ डेटर्स है उसको आपको कहाँ क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसकी जो एंट्री है वो एंट्री क्या होती है, वेंडर डेटर्स अकाउंट डेबिट। अभी मैंने आपको कहा कि जो अमाउंट जो पैसा डेटर से मिला है उसको हम यूज़ करेंगे क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। तो हमने वेंडर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख कलेक्ट किया है और क्रेडिटर्स हैं आपके 50K, तो 50,000 बच गए। तो वो 50,000 कहाँ डालेंगे, वो 50,000 हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है,
देखिएगा इसको अच्छे से। Then we have when the value of investment in subsidiary in the holding company's balance sheet is more than the book value of the net assets required, the difference represents। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि होल्डिंग कंपनी ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है सब्सिडरी कंपनी में, तो जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो बदले में उसे सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। तो मतलब जितने शेयर्स उसे मिले हैं ना, वो शेयर्स कम हैं कंपनी की इन्वेस्टमेंट से, मतलब उसने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है और जो शेयर्स मिले सब्सिडरी कंपनी के वो कम मिले हैं। तो अब ये जो डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट का और जो शेयर्स मिले हैं, ये डिफरेंस कहाँ जाता है? तो ये डिफरेंस हमारा जाता है गुडविल में। ठीक है, जब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो और आपको कम मिला है, और अगर इससे अपोजिट होता है, मतलब शेयर्स ज़्यादा मिले हैं इन्वेस्टमेंट कम मिली है, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब देखिए इसमें आपको मेथड दिया गया है और उस मेथड की एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, कि वो एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है। जब मतलब कंपनी टेक ओवर करते हैं तो कौन कौन से मेथड गिवन है यहाँ पर, लमसम मेथड, नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड और स्वैप रेशियो मेथड। सबसे जो कॉमनली यूज मेथड होते हैं वो बी और सी होते हैं आपके, नेट एसेट्स और नेट पेमेंट। देखिए सिंपली नेट एसेट मेथड जो है उसमें क्या होता है कि जितनी एसेट्स आपने टेक ओवर की हैं उसमें से जितनी लाइबिलिटीज़ हैं वो माइनस करके आपके पास आ जाता है। तो ये नेट एसेट मेथड में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर 4, विच इज़ अराइव्ड एट बाय एडिंग द अग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेक ओवर एंड डिडक्टिंग देयर फ्रॉम द अग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। फिर जो दूसरा मेथड है नेट पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड में एक्चुअली क्या है, जितनी हमने पेमेंट की है, चाहे वो पेमेंट शेयर्स की फॉर्म में हो या कैश की फॉर्म में हो, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द टोटल अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम द परचेजिंग कंपनी फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी। देन वी हैव लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड में क्या हो रहा है कि जो आप पेमेंट एक तरह से पे कर देते हो लमसम में, तो वो हमारी ऑप्शन है द अमाउंट टू बी पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू ट्रांसफर कंपनी फॉर अमलगमेशन ऑफ इट्स बिजनेस। और लास्ट हमारे पास बचा स्वैप रेशियो मेथड, तो ये है क्लियरली आपकी सेकेंड ऑप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो इन विच द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी आर टू बी एक्सचेंज फॉर द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, मतलब स्वैप कर रहे हो आप शेयर्स को। तो बेस्ड ऑन दिस हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो गया है ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. दे एडमिट Z into the partnership for 1/5 share. X and Y decide to share profits in the ratio of 2:1. What is the sacrificing ratio of X and Y? अभी हमने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी किया था, ऐसा ही क्वेश्चन। तो देखिए दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, उनकी करंट रेशियो जो है वो 4:3 है। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है जिसको 1/5 मिलेगा, तो उनकी जो नई रेशियो बन गई वो 2:1 बन गई। तो अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है एक्स और वाई की। सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे जो हमने लास्ट में किया था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओल्ड शेयर था आपका 4:3, न्यू रेशियो आपकी 2:3 गिवन है, जेड का शेयर 1:5 है। तो हम एक्स और वाई का निकालते हैं आफ्टर एडमिटिंग जेड, 1 में से 1/5 माइनस कर दिया, मतलब उनको 4:5 मिलेगा। ठीक है, तो एक्स का शेयर कितना है, 4/5 में से हमने न्यू रेशियो जो हमें 2:3 गिवन है यहाँ पर वो माइनस कर दी, हमारे पास आ गया 8:15। सिमिलरली वाई में हमने कैलकुलेट कर दी। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी ओल्ड रेशियो थी 4/7 और न्यू रेशियो हमने निकाली है 8/15, तो हमारे पास आ गई 4/105। सिमिलरली वाई की आ गई 17/105। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 4:17। तो हमारी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गई ऑप्शन नंबर 4, 4:17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, The liquidator, after realizing the assets of the company, should distribute the proceeds among below mentioned claimants in the following order. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, ठीक है, तो लिक्विडेटर किस सीक्वेंस में पे करता है। तो ये जो हमारी सीक्वेंस है, सबसे पहले देखिए क्या पे किया जाएगा। सबसे पहले जो है लीगल चार्जेस पे किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन और जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वाइंडिंग अप पे वो पे किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्कमैन ड्यू और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया जाता है।
फिर उन क्रेडिटर्स को पे किया जाता है जो फ्लोटिंग चार्ज से सिक्योर्ड हैं, और लास्टली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब ये ऑप्शन आपको सीक्वेंस में ही गिवन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ABCDE। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टैंड्स ट्रू वाइल प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ऑप्शंस है एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले तो देखिए वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज होगी तो क्या उससे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी? बिल्कुल, आप देख लीजिए, जब करंट एसेट्स इंक्रीज होंगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, तो ये करेक्ट है। फिर है एन इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। नो, अगर ये डिक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगी वर्किंग कैपिटल, तो क्या हमारी डिक्रीज होती है? नहीं, ये हमने ऊपर ही ट्रू प्रूव कर दिया है। फिर है एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर इंक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटीज में तो उससे क्या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी? बिल्कुल होगी, तो ये भी हमारी करेक्ट हो गया। फिर है एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल, ये फॉल्स है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा A एंड C ओनली। अगर आपको ऐसे समझने में प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप सिंपल एक एग्जाम्पल अपने माइंड में ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट्स 1 लाख है और करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो 50,000 है, तो वर्किंग कैपिटल 50,000 आ गई। अगर आप करंट एसेट्स में इंक्रीज करते हो, फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 कर देते हो, सो 1,20,000 माइनस 50,000 70,000, तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो यही हमारी फर्स्ट ऑप्शन कह रही थी। मतलब आप इस तरह से भी इसको करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक मेथड ऑफ वैल्यूइंग ह्यूमन एसेट्स इज। सबसे पहले जो वैल्यूएशन होती है ह्यूमन एसेट्स की, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो फिजिकल एसेट्स को हम एमोर्टाइजेशन के थ्रू राइट ऑफ करते हैं, ह्यूमन कैपिटल को भी उसी के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगी एमोर्टाइजेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, which of the following costs should be included in valuing the inventories of a manufacturing company? ऑप्शंस है हमारे पास, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, कैरेज आउटवर्ड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। देखिए सबसे पहले तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कैरेज आउटवर्ड्स जब कंपनी से फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर जाता है तो वो भी नहीं होता है। फ्रेट इंश्योरेंस होगा, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री प्लांट पे है इसीलिए होगा। तो बेसिकली हमारी यहाँ पे करेक्ट है A एंड C ओनली, तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन हो गई वो फोर्थ ऑप्शन हो गई। वैसे जब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं तो एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज आता है, ठीक है, मतलब आपका रॉ मटेरियल वगैरह का कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आता है, और जो भी कॉस्ट आपकी इनकर हुई है इन्वेंट्रीज को फैक्ट्री में लाने की, वो सब आती है। तो उस बेसिस पे हमारी करेक्ट ऑप्शन है A और C ओनली। देन वी हैव गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, deferred tax liabilities net is the amount of tax on the temporary difference between the accounting income and taxable income. It arises when the accounting income is more than taxable income. ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हमें deferred tax liability को समझना होगा, वो क्या होता है। deferred tax liability जो है वो क्या है, इज इनकम टैक्सेस पेबल इन अ फ्यूचर पीरियड, जो आज पेबल नहीं है, जो फ्यूचर पीरियड में पेबल हैं। ये एराइज किस वजह से होती है? ये एराइज होती है क्योंकि आपके जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं और जो आपकी इनकम टैक्स के रूल्स हैं वो बहुत बार डिफरेंट होते हैं, तो उस वजह से डिफरेंस अराइज होता है। तो जो आपका डिफरेंस है वो पेबल होता है फ्यूचर में। तो एक कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्पस से कैलकुलेट करते हैं तो जनरली हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम टैक्स रेगुलेशन के बेसिस पर यूज़ करते हैं तो जनरली हम एक्सेलरेटेड डेप्रीसिएशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका डेप्रीसिएशन जो है वो लो रहता है इनिशियली, लेकिन एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड में इनिशियली हमारा डेप्रिसिएशन हाई होता है, तो वहीं पर डिफरेंस अराइज हो गया दोनों के डेप्रिसिएशन में। तो इस वजह से एक कंपनी की अकाउंटिंग इनकम और उसकी टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस होता है। अकाउंटिंग इनकम जो है वो हाई होती है टैक्सेबल इनकम से। ठीक है, तो इस वजह से जो डिफरेंस अराइज होता है, और हम टैक्स पे करते हैं टैक्सेबल इनकम पे, मतलब हम कम टैक्स पे कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे साल बढ़ते जाते हैं आपका जो डिफरेंस है दोनों मेथड्स के बेसिस पे डेप्रिसिएशन वो कम होता जाता है और आपका धीरे धीरे वो टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती जाती है। तो ये हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। तो इस बेसिस पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने कहा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द टेम्परेरी डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम।
इट अराइजेज व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम। अभी मैंने आपको यही बताया, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज एंड डेफर्ड टैक्स एसेट्स आर ओनली बुक एंट्रीज, दे आर नाइदर एक्चुअल लाइबिलिटी नॉर एक्चुअल एसेट। ये भी एकदम ट्रू है, ये सिर्फ और सिर्फ बुक एंट्री की वजह से है, ये वैसे में नहीं है। तो इस बेसिस पर हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट would normally qualify as adjusting events according to AS4, जो कि है अबाउट इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मतलब ये वो इवेंट्स हैं जो हमारे 31 मार्च के बाद हो रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ऐसे हमारे ना दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट और एक को बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं जिनका हमें एक आइडिया होता है ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, लेकिन वो होते बाद में है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो होते हैं जिनका हमें कोई आइडिया नहीं होता है बैलेंस शीट डेट पे और वो बाद में होते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली आपसे एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं, द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर ऑन द बैलेंस शीट डेट, ये हो सकता है हमारा। फिर है अ डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इवेंट्स, ये नहीं होगा। देन है अ डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी इवेंट, ये भी नहीं होगा। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज बिफोर द बैलेंस शीट डेट, ये होता है। तो इस बेसिस पर हमारी जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं ए एंड डी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्शंस इज और आर नॉट करेक्ट बिटवीन पब्लिक इशू एंड राइट इशू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। फर्स्ट है, in public issue applications for shares are invited from the general public and in right issue shares are offered to existing shareholders, correct. Then we have, in public issue there is no question of any oversubscription and in right issue the shares may be undersubscribed or oversubscribed leading to pro rata allotment। अपोजिट होता है, पब्लिक इशू में ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है जिसकी वजह से हमें प्रो राटा अलॉटमेंट करना पड़े, लेकिन राइट इशू में कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता है क्योंकि कंपनी डिवाइड ही इस तरह से करती है कि कोई प्रो राटा अलॉटमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो दिस इज रॉन्ग। देन द प्राइस ऑफ पब्लिक इशू इज जनरली लेस देन द मार्केट प्राइस एंड इन राइट्स इशू द प्राइस इज डेलिबरेटली मेड लेस देन द मार्केट प्राइस, ये भी करेक्ट है। Lastly, in a public issue, the communication of the issue is through prospectus or advertisement, and in right issue, the communication is between the company and the existing members of the company। ये भी correct है। तो हमारी यहाँ पर correct options है A, C and D only, लेकिन उसने हमसे एक incorrect option पूछी है, तो incorrect option जो है वो है हमारी B only। तो ये थे हमारे 2021 पेपर के यूनिट 2 में से क्वेश्चंस। होप आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से हमें बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग, जल्दी मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।